डॉक्टर साहब को लोग डॉक्टर साहब नहीं कहते, विधायक जी कहते हैं। इस बार लोगों की गुहार है, मुझे चाहते हैं, मुझे आके बोलते हैं कि सर आप जैसे प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। जनता आपको विधायक जी कहती है, मगर फिर भी आप नाइट गार्ड का काम करते हैं। बरबीघा से चुनाव लड़ेंगे? ठान लिया है कि मैं इस बार बरबीघा से मैं चुनाव जरूर करूंगा। ठान लिया, कदम पीछे नहीं करने वाला? मैं कदम पीछे नहीं करूंगा। कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने तो फोन घनघनाया होगा, वो इलाज के लिए नहीं साथ आने के लिए। मतलब किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाना है? देखिए ताल तो मैं ठोक दिया। ऋषभ कुमार को ही बरबीघा की जनता क्यों आशीर्वाद दे, क्यों चुने? मैं गारंटी देता हूं कि सबसे पहला काम मैं 21 दिन की गारंटी देता हूं। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहा हूं। और जैसे रोजगार मिलेगा तो हमारा मूल जो पलायन की जो समस्या है, जो गांव युवाओं से खाली होते जा रहा है, वो समस्या खत्म हो जाए। आपके परिवार के सदस्य ने ही स्वयं बताया कि आप में एक गलत आदत भी है, इतना खतरनाक है कि आप खतरों से खेलते हैं। कारण है कि लोगों का डिमांड है। आप 120 किलोमीटर पैदल चले 5 दिनों तक। श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर आप बरबीघा से पटना पहुंच गए। श्री बाबू को तो बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित कर सकते हैं जब हम उनको भारत रत्न दिला पाए। ना मैं कोई बंदूक लेके चलता हूँ, ना मैं कोई मेरे बॉडीगार्ड लेके चलता हूँ। मेरे लिए तो मेरे लोग दबंग हैं। जब वो लोग दबंग मेरे पीछे खड़े हैं तो मुझे क्या दबंगई करने की जरूरत। 5 युवा नेता, जिसमें से डॉक्टर ऋषभ को कौन बेहतर लगता है? सबसे पहला नाम तेजस्वी, दूसरा सम्राट चौधरी, तीसरा संतोष सुमन, चौथा कन्हैया कुमार और पांचवा चिराग पासवान। अच्छा, आप भूमिहार समाज से आते हैं? मैं भले ही भूमिहार समुदाय से मैं आता हूँ, पर मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि एकला चलो राजनीति में ससुराल वाले क्या करके पुकारते हैं, डॉक्टर साहब या फिर विधायक जी? हर घर जाऊंगा, उनकी दिक्कतें सुनूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि जो उनकी दिक्कतें मैं हल करने का प्रयास करूँ। वक्त निकाल पाएंगे इतना हर घर जाने का? अब जो बिहार का नेतृत्व है वो कोई युवा करे? बिल्कुल, और ये मेरा मानना है कि युवाओं को ही करना चाहिए। आपने बरबीघा में कई गांवों को गोद लिया है, क्या ये सत्य है या असत्य है? बरबीघा के विधायक ने कितना काम किया? जितना होना चाहिए तो उतना नहीं काम हो सकता। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पैसा भी रखा होगा, खर्च तो करेंगे पैसा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज का पॉडकास्ट देख रहे हैं और मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2025 चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लाइव सिटीज की कोशिश है कि 2025 के धुरंधर पॉडकास्ट के माध्यम से आपके समक्ष लाया जाए और आपको मिलवाया जाए। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव और ऐसे में कई धुरंधर चुनावी मैदान में इस बार उतरने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार, बरबीघा से ताल्लुकात रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी वसीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं और बरबीघा में जब आपका नाम सुना तो हमने अपने सहयोगियों को फ़ोन घुमाया, कई लोगों से बातें की, तो पता चला कि डॉक्टर साहब को लोग डॉक्टर साहब नहीं कहते, विधायक जी कहते हैं। तो क्या डॉक्टर ऋषभ को डॉक्टर सुनना पसंद नहीं या विधायक जी सुनना अच्छा लगता है? देखिए, मैं पिछले 3 साल से मैं लगातार बरबीघा में मैं काम करते आ रहा हूँ। प्रत्येक बुधवार मैं लोगों का फ्री में इलाज करता हूँ और समय समय पर एक मेगा हेल्थ कैंप लगाने का मेरा एक महीना में लग जाता है। हाँ। और जो भी लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ कोई सेवा करता हूँ। पर ये लोगों का प्यार है कि जो उन्होंने मुझे कभी कभी विधायक जी या नेताजी करके मुझे करते हैं। पर हाँ, ये वो उन लोगों की दिल की बात है, पर मैं दिल से बस एक समाज सेवी, एक डॉक्टर हूँ और उनका बेटा हूँ। पैसा नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। जो मेरा कैंप रहता है, 1 रुपया भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का खर्च नहीं हो। सब लोगों को दवा मुहैया कराता हूँ। ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि पूरी पटना से जितनी नामचीन डॉक्टर की टीम, मेरी हड्डी की टीम थी जिसमें मैं और मेरे 5 जो डॉक्टर थे, जो IGMS के सारे सीनियर ऑर्थोपेडिशियन हम लोग आए थे। हाँ। कैंसर का जो मैं इलाज करवाते आ रहा हूँ लगातार, तो उससे वहाँ से बड़े बड़े PGI चंडीगढ़ के नामचीन डॉक्टर उसमें से सम्मिलित थे। और बाकी तो विरायतन की जो संस्था है जो राजगीर में, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। हाँ। और जिनके कारण मुझे ये मौका मिला है कि मैं
3 से 4 हजार लोगों को मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हूँ अभी तक। 3 से 4 हजार लोगों को? बिल्कुल, 3 से 4 हजार। हम्म, और ये अभी ये रुकने वाला नहीं है। आज के दिन जो आज हम लोग हैं बैठे, तो आज के दिन भी बस निकल चुकी है मेहू से ऑपरेशन कराने के लिए विरायतन राजगीर। जब ये वीडियो शूट हो रहा है दूसरी तरफ बस भी निकल चुकी है, रवानगी हो चुकी है। बिल्कुल, और ये जैसे ही इंटरव्यू ये खत्म होगा, मेरा काम है कि मैं राजगीर जाऊं और अपने मरीजों को मैं फिर से देखूं। और आज की संख्या 200 है। आज भी 200 लोगों का फ्री में, मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। और ये मेरी हमेशा जिम्मेदारी रहती है, 1 रुपया नहीं खर्च करने दूंगा, जाने से लेके ले जाने तक का। और वहां पे सारा खाना, सारा लेंस, सब कुछ फ्री में मुहैया कराई जाती है। दवा भी फ्री में देंगे? दवा भी फ्री में दी जाती है और उन्हें फ्री में वापस घर भी छोड़ा जाता है। नहीं तो सवाल तो यही है कि आप डॉक्टर हड्डी के हैं और आप आंखों तक पहुंच गए। देखिए, मैं डॉक्टर हड्डी का हूं, मैं आंखों तक, क्योंकि आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। बिल्कुल, डॉक्टर हूं मैं हड्डी का, पर आदमी को चलने के लिए जो कमर दर्द, घुटने दर्द, और जो ये बेचारे लोग मेरे पास आते हैं, तड़पते आते हैं, उन्हें जो दवाई मुहैया कराना। और मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी अगर मरीज को बड़ी जगह इलाज कराने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं उन्हें खुद इंदिरा गांधी ले जाकर मैं भर्ती करता हूं और वहां भी उन लोगों का इलाज कराने का जिम्मेदारी लेता हूं। डॉक्टर से नेता बनने की तैयारी में डॉक्टर ऋषभ कुमार क्यों आगे आ गए? क्यों तैयारी करने लगे कि नहीं अब नेता बनना है? देखिए, हमारे पिताजी जो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं, एक काफी लंबे समय से लोगों की सेवा करते आए हैं और उन्हीं के पदचिन्ह पर मैं और मेरे बड़े भाई दोनों सेवा करते हैं लोगों का, हमेशा सेवा करते आए हैं। इस बार लोगों की गुहार है, मैं तो क्या बोलूं, पर लोग मुझे चाहते हैं, मुझे आके बोलते हैं कि सर, आप जैसे प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। हमारी आवाज और कोई नहीं पहुंचा सकता सदन में, सर ये आप हैं जो हमारी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं हमारे तरफ से। कारण है कि बरबीघा बहुत पिछड़ा रह जा चुका है। बरबीघा जितना आगे रहना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, पर तभी आज बरबीघा में इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी बरबीघा बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, माने शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट होने के मुताबिक, बरबीघा काफी पिछड़ा महसूस करता है। कुछ बातें जो पता चली जब हमने आप पर रिसर्च किया और जानने की कोशिश की कि आखिर डॉक्टर ऋषभ कुमार, जो कि लगातार दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है, बरबीघा से ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में सवाल निकलकर सामने आया कि डॉक्टर हैं, अब जनता आपको विधायक जी कहती है, मगर फिर भी आप नाइट गार्ड का काम करते हैं। ये सत्य है या असत्य है? जी, मैं नाइट गार्ड का काम करते हैं। नाइट गार्ड का काम करना पड़ जाता है। कारण यह है कि जब मैं काफी लेट हो जाता है मुझे आने में, जैसे कल भी मैं रात में घर 2 बजे पहुंचा, मैं कल बुधवार था, कल मैं आते आते रात के 2 बज गया। मेरी बीवी जो रहती है हमेशा थोड़ा सा टन होते रहता है रिगार्डिंग क्या है भाई, क्यों इतना लेट हो जाता है, क्यों अपना सारा जिंदगी क्या बरबीघा और बिहार की जनता के लिए ही कुर्बान कर रहे हो। पर ये थोड़ा देर के बाद रहता है, थोड़े टनमुन के बाद जब सुबह उठती है तो खुद बोलती है, आज बरबीघा नहीं जा रहे हैं, आज जाइए, और आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत वहाँ लोगों को है। शिफ्ट पूरा करना पड़ता है। शिफ्ट तो पूरा करना पड़ता ही है, नाइट शिफ्ट करके बनाना भी पड़ जाता है। कभी कभी बच्चे भी मेरी बीवी की तरह एक्टिंग करते हैं। अच्छा, कि पापा क्यों जा रहे हैं, पापा कहाँ होंगे, पापा तो बरबीघा ही होंगे। पर बच्चों का प्यार, बीवी का सपोर्ट मिलता है, जो उन्हीं के सपोर्ट और प्यार से जो आज मैं कर पा रहा हूँ, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिला है। और आज वही मुझे सपोर्ट जो देते हैं, आगे भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सीधा सवाल, बरबीघा से चुनाव लड़ेंगे? मैंने इस बार ठान लिया है कि मैं इस बार बरबीघा से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। ठान लिया, कदम पीछे नहीं करने वाले? मैं कदम पीछे नहीं करने वाला। फिर तो पार्टियों से बात भी हुई, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार? मैंने तो जो पार्टी से मैंने बात किया है, मैंने तो बहुत बात हो गई है पार्टी से। जी, हमारी पार्टी है जनता की पार्टी। अच्छा। हमारी एक माँ की बेटे से बात हुई है, एक भाई की भाई से बात हुई है, एक बाप के बेटे से बात हुई है, और एक भाई की बहन से बात हुई है। मेरा पार्टी जनता है, और जहां मुझे जनता चाहेगी मैं वहां लड़ूंगा और मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। क्या बातें हुई हैं? आपने पूरा परिवार बताया कि बरबीघा एक परिवार है, परिवार से बात हो चुकी है, क्या बातें हुई है, मुद्दे क्या हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार के? मेरे मूल्य मुद्दे जो हैं, जो लोगों की वहां मुद्दा है, जो रिगार्डिंग है कि पहला स्वास्थ्य की बहुत भारी मात्रा में कमी है, जिसके लिए मैं पिछले 3 साल से लगातार काम करते आ रहा हूँ। शिक्षा, अच्छे हाई स्कूल, अच्छे स्कूल, मतलब बच्चों में जागरूकता फैलाने की, स्कूल जाने के लिए। दूसरा है कि बेरोजगारी, अच्छी ना कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर, जिसके कारण लोगों का भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। गांव में युवाओं की कमी है,
अगर जाएंगे तो पूरा गांव सिर्फ बुजुर्ग और लेडीज से भरा रहता है, युवाओं की कमी रहती है। कारण है, युवा कहाँ है? युवा मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में काम कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जनरेट करूं, शिक्षा के लिए कुछ अहम योगदान करूं। और स्वास्थ्य तो मेरा खुद क्षेत्र है। स्वास्थ्य के लिए तो मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज खुले। जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान हो रहा है कि हर मेडिकल कॉलेज खुलने का, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में बरबीघा में मेडिकल कॉलेज खुले, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं, और उससे कितना रोजगार जनरेट हो सकता है। डॉक्टर ऋषभ कुमार को ही बरबीघा की जनता क्यों आशीर्वाद दे, क्यों चुने? डॉक्टर ऋषभ कुमार को इसलिए आशीर्वाद दे कि मैं अलग हूं। मुझे कुछ पाने के लिए मुझे नेता नहीं बनना। मुझे जनता का प्यार भले ही पाना है, पर मुझे कुछ और मेरी कोई इच्छाएं नहीं है कि मैं अगर मैं पटना में हूं, मैं इंदिरा गांधी में नौकरी कर रहा हूं, परमानेंट सरकारी नौकरी है हमारी, एक अच्छा खासा नाम है परिवार का, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे कमी है सिर्फ लोगों का प्यार, लोगों का जो उन्होंने जो दिया है वो मुझे खींचता चला आ रहा है, कि वो लोग खींचता है मुझे, कि मुझे एक मोटिवेशन देता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और करने के लिए मुझे क्या होता है कि मेरी कहीं एक डॉक्टर बन के मेरी कहीं सीमाएं बंध जाती हैं कि मैं कुछ हद तक कर पाता हूं। पर अगर नेता बना, अगर मैं कोई संवैधानिक पोस्ट मैं होल्ड करता हूं, तो मैं हर घर, हर जगह, हर छोटी सी जगह, हर व्यक्ति को मैं टच कर पाऊंगा। फिर मेरी कोई सीमाएं नहीं रहेंगे कि भाई मेरी सीमा ये नहीं कि मैं डॉक्टर ही के अनुरूप कर पाऊंगा, तो मेरे पास सीमाएं कोई बंद नहीं रहेंगी, मैं सब लोगों को मैं सेवाएं दे पाऊंगा। जब आपके बारे में पता चला, बहुत कुछ जानकारी लेने की कोशिश, उसी कड़ी में एक बात निकलकर सामने आई। यह बात आपके परिवार के सदस्य ने ही स्वयं बताया कि आप में एक गलत आदत भी है और वह गलत आदत इतना खतरनाक है कि आप खतरों से खेलते हैं, और यह खतरों से खेलना आप हर रोज सही समझते हैं। आप जब सोने जाते हैं, आपका सेल फोन, आपका मोबाइल फोन ठीक आपके बगल में होता है। देखिए, जरूर है कि मोबाइल फोन, मैं लोगों को जागरूक करना, मैं डॉक्टर हूं, मोबाइल फोन लेके साथ में नहीं सोना चाहिए, मैं लोगों को जागरूक जरूर करना चाहता हूं। फिर खुद खतरों से क्यों खेल रहे हैं? कारण है कि लोगों का डिमांड है। आज के दिन में 24 घंटा में रात में जरूर 2 या 3 बजे फोन मेरा बजता ही है। अच्छा, निश्चित 2 या 3 बजे बजता है कि सर मुझे इलाज की जरूरत है, सर मुझे इंदिरा गांधी में सर इलाज कराना है, सर मुझे कुछ ये आवश्यक है, कुछ मुझे दर्द हो रहा है, कुछ अगर मैं कुछ लोगों को तो फोन में ही उपचार कर पाता हूं, और बाकी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं। फोन में कैसे मेडिसिन आप बताते जो बेसिक हैं? मेडिकेशन बता देता हूं। कुछ अगर उन्होंने कंपाउंडर से मुझे अगर बात करा दिया, तो मैं उन्हें सुई दवाई बता देता हूं कि तत्कालिक उन्हें आराम मिल जाए, राहत मिल जाए। पर कभी कभी ऐसी घटना, मैं होली की घटना बताता हूं आपको। होली के दिन ये कहानी थी कि रात के 2 बजे अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट में इतनी स्थिति नाजुक थी, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल, क्योंकि रात के समय, होली का दिन, छुट्टी का दिन, तो रात में 2 बजे फोन आया। तो मैंने उठाया तो पूछा कि क्या दिक्कत है, तो एक्सीडेंट में जांघ की हड्डी टूट गई। अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं आपको अब वहीं रहिए। मैंने उन्हें गाड़ी मुहैया कराई, मतलब मैंने एम्बुलेंस मुहैया कराकर उन्हें, मेरी जिम्मेदारी से मैंने वापस उन्हें पटना बुलाकर उन्हें मैंने प्राइमरी उपचार किया और उनकी जान बचाई। जान बचा ली आपने? बिल्कुल। और ये जो जान बचाई, तो वो उनका परिवार जीवन भर, मतलब क्या बोलूं, मैं अभी जाता हूं तो उनके आंख में आंसू आ जाता है कि आप एक परिवार की तरह जो खड़े रहे उनके लिए, तो उनके लिए, उनके पास वो शब्द नहीं रहता। बस मैं उनकी आंखों में देखता हूं, उनकी आंखों में आंसू देखता हूं, और लगता है कि मैं जो लोगों के लिए मैं कर सकूं, इससे बड़ा सुख का, मतलब दिल को जो चैन और दिल को जो खुशी मिलती है ना, ये काम से, ये किसी चीज में नहीं मिल पाती। आप 120 किलोमीटर पैदल चले 5 दिनों तक, और जब आप पैदल चल रहे थे, उस कड़ी में भी आपने लगभग सैकड़ों लोगों का उपचार किया, इलाज किया। साथ ही साथ आप एक मिशन के तहत आगे बढ़ रहे थे। पैर में छाले पड़े और तबीयत बिगड़ी, फिर भी आप नहीं रुके। श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर आप बरबीघा से पटना पहुंच गए। मतलब ये आप जो मिशन के तहत आगे बढ़े, तो ये विजन, ये सोच कहाँ से आया कि नहीं 38 साल, पिछले साल का ये वाकया है, 38 साल की उम्र, और 38 साल की उम्र में आप पैदल निकल चले एक बड़े मिशन के तहत? श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने के लिए हमने मौर से गांव से हमने पदयात्रा, संकल्पित पदयात्रा शुरू किया था, जो हम लोग राजभवन गए थे। श्री बाबू को तो बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। अब हमारी इच्छा है कि उनको श्रद्धांजलि, हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित कर सकते हैं जब हम उनको भारत रत्न दिला पाए। और अगर उनके लिए ये क्या, हम तो 120 किलोमीटर चले, बीच में लोग की जन से जन जुड़ते गए, लोगों को इतने काफ़ी हमारी एकजुट होकर हम लोग
पटना पहुंचे, महामहिम को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। पर अगर जरूरत पड़े, हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास जाने की भी आवश्यकता पड़े, तो हम लोग उनके यहाँ भी जाएंगे और उनके यहाँ भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और ये कारवां तब तक नहीं रुकेगा जब तक श्री बाबू को भारत रत्न ना मिले। चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे। पैर में कितनी हमारे चोटें लगी, पैर में कितने छाले पड़ गए, तबीयत भी बिगड़ी थी। पर यह था कि जब मैं घर लौटा तो पिताजी ने मेरा पैर देखा। बेटा बोला कि ये क्या? तो मैंने जब आप दर्द से करा रहे थे बिल्कुल, जब दर्द से करा रहा था, तो पिताजी ने कहा कि जो श्री बाबू ने जो संघर्ष किया है बेटा, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अपने बेटे का दर्द अनदेखा कर दिया। ये इतना समर्पित हैं उनके लिए। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उन्हें भारत रत्न मिले, और ये प्रयास ये रुकने वाला नहीं, और ये उन्हें हम लोग भारत रत्न दिलाने का अथक प्रयास करते रहेंगे, करते आए हैं और करेंगे भी। डॉक्टर साजानंद सिंह एक बड़ा नाम है। देखिए, उन्होंने चिकित्सा के जगत में भी कार्य किया, और 50 रुपया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, 50 रुपया फी लेकर वो बड़े से बड़े मर्ज का इलाज करते हैं, ऑपरेशन तक कर डालते हैं, और गरीबों के सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आप बिना पैसे लिए, फिर आप जो अन्य जो सेवाएं देते हैं, आप जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें तो पैसे खर्च होते होंगे। पैसे खर्च होते हैं। देखिए, हम लोग अधिक से अधिक लोगों का हम लोग इलाज कराने का जिम्मा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल नहीं कमाते हैं, हाँ मेहनत करते हैं, हाँ, पर बाकी के अनुरूप जो हमारा रहता है बहुत कम मात्रा। बस ये रहे कि आज अगर जितना हमारे पिताजी ने जितना जिंदगी दिया है, तो आज हमारे पास मेदांता के जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए था, और आज हमारी ये स्थिति है कि हमारा एक गरीब का अस्पताल है। कोई भी आए बिना पैसे के आता है, तो हम लोग अगर कुछ भी है पर इलाज से वंचित नहीं होता। उन्हें सैलरी जो मिलती है डॉक्टर ऋषभ को जी, उसका कितना प्रतिशत अपनी पत्नी को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं? देखिए, सैलरी सच बोलना है। मैं एकदम सच ही बताऊंगा कि जो सैलरी जो मिलती है, मेरा प्रयास रहता है कि 50% जो रहता है, जो माता पिता और बीवी जो फैमिली का रहता है, और बाकी 50% जो मैं कमाता हूँ उसे मैं समाज सेवा के लिए मैं खर्च करता हूँ। गरीबों के लिए बीच है। कोई भी कैंप कराने में कितना खर्च होता है, कोई भी मतलब छोटे से छोटे कैंप के लिए भी बहुत खर्चा होता है। कोई भी कुछ मुहिम शुरू करने में उसमें खर्च होता है। पत्नी कभी सवाल नहीं उठाती? पत्नी बहुत सपोर्टिव है मेरी। मतलब इस चीज में भगवान का देन है कि पत्नी बहुत सपोर्टिव मिली। पत्नी जानती है कि जो मेरा कार्य है, जो मैं काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तो उसका लाइफ में यही कहना है, अगर मुझे पता है कि आप सही जगह काम कर रहे हैं, तो मैं कभी जिंदगी में आपसे आवाज उठाने, आपसे मैं बोलने भी नहीं आऊंगी, और ये बात जानती है। और इसीलिए कभी उसने ये नहीं बोला कि क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और पर ये हमेशा सपोर्टिव रही है। बरबीघा में एक नारा गूंजने लगा, और वह नाराज डॉक्टर ऋषभ कुमार के लिए गूंजा कि बरबीघा का बेटा ही बनेगा बरबीघा का नेता। तो ऐसे में जब आप चुनावी मैदान में होंगे, आपको पता है कि राजनीति दंगल में जब कोई पहलवान उतरता है, तो सामने एक पहलवान से भिड़ंत नहीं होती, कई पहलवान होते हैं। तो पहला तो यह है कि राजनीति को लेकर के भी कई तरह की सवालें जहन में आती हैं। अच्छा नहीं है, राजनीति में नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा है। तो डॉक्टर ऋषभ को कभी डर नहीं लगा? बरबीघा में की डरने की जो बात है, बरबीघा तो मेरा परिवार है। बरबीघा से जो मुझे प्यार मिला है, मुझे लगता है कि मैं उनका जिंदगी भर के लिए ऋणी हो गया हूँ। अच्छा। जो तहे दिल से मैं कहीं जाता हूँ, गौशाला जाता हूँ, इतनी प्यारी गौशाला की टीम, मैं कहीं लोगों से मिलता हूँ। कल मैं फैजाबाद गया, वहां पे इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। एक परिवार से कभी किसी जब मेरे साथ मेरी परिवार है ना, तब भाई मुझे किसी से डर नहीं लगता। और मुझे लगता है कि परिवार जब मेरे लिए खड़ा रहेगा, तो मैं दुनिया की कोई भी चीज कर सकता हूँ। डॉक्टर ऋषभ जी, आप तो बहुत ही संपन्न घर से आते हैं, सुखी संपन्न घर से आते हैं। पैसे की कमी कभी आपने देखी नहीं होगी, और हर सुख सुविधा से आप जो है आपको मुहैया कराया गया होगा। एसी का हवा अच्छा नहीं लगता? एसी की हवा किसको अच्छी नहीं लगती, पर ये कहना है कि मैं जिंदगी भर ये मैं मेहनत करने पे जो मैंने अपने पिताजी को देखा है। मैंने अपने पिताजी की, मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। जब मेरे पिताजी जब छोटे थे, जब मैं स्कूल की जो कहानी सुनाते हैं
कि वो बोरा लेके जाते थे। बोरा लेकर जाते थे? बिल्कुल, बोरा लेके जाते थे और दादी हमारी उनको भुंजा दे देती थी कि उनको खाने में जो टी के समय में कि वो जब होता है ब्रेक टाइम होता है तो भुंजा दे दिया करती थी कि भुंजा खाओ। और वो कितने दिन जब वो उन्होंने एमबीबीएस भी किया तो उन्होंने क्या कहें कि खिचड़ी बनाकर बेचारे सुबह भी खिचड़ी रात भी खिचड़ी। उनका स्ट्रगल और उनकी चिट्ठियां मैं पढ़ता था, वो लिखते थे बाबूजी मेरा चप्पल टूट गया है, बाबूजी पैसे नहीं है, बाबूजी पैसा भिजवा दीजिए। अच्छा। तो उनका ये सब संघर्ष देखकर मैं क्या बताऊं, जो संघर्ष उनका मैंने देखा है। मैंने स्कूटर पे मेरे वो दिन याद आती है कि जब मैं आगे बैठा करता था और मतलब कि खड़ा होके और वो संघर्ष करके जो आज उनकी दिन दिन मेहनत करके वो बने हैं, बहुत उन्होंने मेहनत किया है। सोने की चम्मच की बात कही जाती है कि भाई सोने का चम्मच मुंह में लेकर आगे आए हैं और आगे तक बढ़े हैं, कभी कष्ट नहीं झेला, कभी आर्थिक संकट नहीं झेली। तो क्या डॉक्टर ऋषभ भी सोने के चम्मच वाले जो मुहावरा और बातें कही जाती हैं वो आप पर भी लागू होता है? क्या सोने की चम्मच, आप मेरे कभी अस्पताल आए, कभी आके देखें, मतलब कि कभी सोने की चम्मच वाली जिंदगी मैंने जी ही नहीं। हमारा हमेशा जो लोगों ने किया कि इतना संस्कार दिया कि हम लोग एक छोटे स्तर पे हमारा पहले रहते थे, हम लोग मम्मी पापा दोनों बच्चे हम लोग सब साथ में हम लोग रहे और हमारे पास ये है कि बेसिक रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं रही। पर सोने की चम्मच वाली जिंदगी, मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आया, मेरे पिताजी किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। एक सबसे बड़े वहाँ खेतिहर, सबसे बड़ा अगर किसान जो शौक से खेती कराने की इच्छा करते हैं तो हमारे पिताजी करते हैं। बगीचा है, सबका सेवा करते हैं। तो जो मिट्टी से जुड़े हैं पिताजी, उन्हीं के पसीनों पे मैं भी मिट्टी से ही जुड़ चुका हूँ और कोई मुझ में वो नहीं है कि मैं कुछ सोने की चम्मच वाली जिंदगी में जीना चाहता हूँ। अच्छा, आज के जो नेता हैं वह थोड़ा दबंग रहना ज़्यादा बेहतर समझते, तो क्या डॉक्टर ऋषभ कुमार भी जब आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ेंगे बरबीघा से, तो थोड़ा दबंग बनना चाहेंगे? मैं दबंग कभी था नहीं और मैं कभी ना, मेरा कभी नेचर है। हाँ। नेचर में दबंग किस चीज के लिए बनूं, दबंगई कहाँ करनी पड़ती है ना, मेरा वैसा स्वभाव है। मेरे लिए तो मेरे लोग दबंग हैं। जो वो लोग दबंग मेरे पीछे खड़े हैं तो मुझे क्या दबंगई करने की जरूरत। और मेरा नेचर, यानी जनता दबंग सबसे अधिक है और जनता परिवार है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जनता ही मेरी परिवार है। मैं बहुत सबमिसिव नेचर का हूँ। मैं ना, मेरी आज तक किसी से लड़ाई हुई ना, मैंने कभी किसी को ऊंचा बोला। मेरा जीवन में बहुत दबंग का तो मेरे कहलियत नहीं, ना मैं कोई बंदूक लेके चलता हूँ, ना मैं कोई मेरे बॉडीगार्ड लेके चलता हूँ। मेरी जनता ही मेरी बंदूक है, जनता ही मेरे बॉडीगार्ड है और जनता ही मेरा प्यार है और मेरा परिवार है। देर रात यूं ही बिल्कुल, एकला चलो क्या, रात में कल भी 2 बजे मैं लौटा हूँ, बुधवार था मेरा। कहाँ मैं और मेरे ड्राइवर साहब और मेरे एक कंपाउंडर, हम जो 3 आदमी लौटते हैं। तो ये लोगों का प्यार है और लोगों का भरोसा है कि मुझे किसी की दबंगई की जरूरत नहीं है। 5 युवा नेता का मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी युवा हैं, राजनीति में आ रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं, बरबीघा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आप। 5 युवा नेता, जिसमें से डॉक्टर ऋषभ को कौन बेहतर लगता है? सबसे पहला नाम तेजस्वी, दूसरा सम्राट चौधरी, तीसरा संतोष सुमन, चौथा कन्हैया कुमार और 5वां चिराग पासवान। बेहतर कौन? इसमें तो सारे युवा हैं और उसमें से कुछ तो संवैधानिक पोस्ट में भी हैं। पर मेरा ये कहना है कि मुझे जिनका विजन अच्छा लगे, विजन कहने का मतलब है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार और पलायन को जो रोकने का काम करें, ये जो करेंगे ना, वो मेरे आइडल होंगे। और बाकी सब अपने क्षेत्र में सब लोग अपना काम कर रहे हैं। युवा में अलग जोश रहता है। युवा सब लोग अपने क्षेत्र में सब अपना काम कर रहे हैं और अभी भी आगे भी बहुत करने की आवश्यकता है। बरबीघा को लेकर के आप, अगर बरबीघा की जनता पे विश्वास करती है, इससे पूर्व में भी हमने सवाल किया जी, अगर 3 मुद्दों का आपको जिक्र करना हो कि आप विधायक, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, 3 मुद्दे कौन कौन से होंगे और यह 3 मुद्दे आप कब तक खत्म करेंगे? क्या पूरा 5 साल का टेन्योर लेंगे या फिर आपने कुछ सोच रखा है, विजन रखा है कि नहीं ये ऐसा मुद्दा है, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले इसका खात्मा? सबसे पहला तो मेरा इस बार है कि मैं खुद स्वास्थ्य संबंधित, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं गारंटी देता हूं कि सबसे पहला काम मैं 21 दिन की गारंटी दे रहा हूं। 21 दिन? बिल्कुल, 21 दिन में जो आज कोई सेवाएं अगर लेनी होती हैं, रात में इमरजेंसी अगर होता है या कोई छोटी सी जांच में लिख देता हूं,
तो उन्हें कराने के लिए ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि बिहार शरीफ या पटना जाना पड़ जाता है। बरबीघा में ना कोई जांच की सेवाएं अच्छी उपलब्ध हैं, ना एमआरआई हो पाता है, ना कोई सेवाएं मिल पाती हैं रात में, ना कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, ना कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। तो पहला मेरा काम रहेगा 21 दिन में, सबसे पहला मैं खुद स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि ये मेरा फोटे है, तो मैं चाहूंगा कि ये सब मैं काम कर पाऊं। दूसरा है कि शिक्षा एक अनिवार्य है, जो लोगों को मैं शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल कॉलेजेस की आवश्यकता है, जो अभी बिल्कुल जो रिसोर्सेज हैं, जो अभी स्कूल भी हैं या कॉलेजेस भी हैं, उनमें रिसोर्सेज की भारी मात्रा में कमी है। और तीसरा रोजगार, पहले तो शिक्षित करके उन्हें रोजगार दिलाने का काम करूंगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज से टाई अप करके अगर मैं उन्हें ला पाऊं तो इसे रोजगार मिलने का काम करूंगा। और जैसे रोजगार मिलेगा तो हमारा मूल जो पलायन की जो समस्या है, जो गांव युवाओं से खाली होते जा रहा है, वो समस्या खत्म हो जाए। अच्छा, फिट हैं, फिटनेस पे काफी ध्यान देते हैं ऋषभ जी आप? हाँ, थोड़ा सा शौक है फिट रहने का। फिट रहने का शौक है, फिर तो रूटीन भी बनाया होगा, डेली रूटीन होगा, क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी, थकना मना है। रूटीन तो बनाते हैं पर रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो नहीं करते? बिल्कुल, रूटीन तो ऐसा बनाते हैं कि एकदम टाइम टेबल की 5 बजे से उठ के कुछ व्यायाम कर कर, लोगों से मिलने के बाद कुछ लोगों को घर पे इलाज देकर, इंदिरा गांधी जाकर, फिर शाम में आके, पर दिनचर्या इतना व्यस्त रहता है। लोग सुबह से आके लोग आ जाते हैं घर पे नीचे। हमारे घर के आगे काफी बड़ी स्लम बस्ती है, वो हमारे सबसे वीआईपी मरीज हैं। अच्छा, जो सबसे वीआईपी मरीज वही है? स्लम बस्ती है। इतने हक से हमारे पास आते हैं ना, कि डॉक्टर साहब, ए मालिक, डॉक्टर साहब करके आते हैं हमारे घर के सामने। अब कभी आके देखिए, डेली मैं आपको ये कहानी बताता हूँ, डेली 20 से 25 स्लम के लोग आते हैं। और बाकी लोग तो अस्पताल जाके इलाज कराते हैं, वो घर पे वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हें मैं इलाज करता हूँ। उन लोगों को दवाई के लिए कुछ उचित मूल्य भी देना पड़ जाता है कि लीजिए भाई दवाई के मालिक, पैसा नहीं हमारे पास। अच्छा, तो हमरे भाई लो पैसा, लो इलाज कराओ। यानी डॉक्टर साहब से ही पैसा ले लिया जाता है? बिल्कुल। और इसमें मैंने अपने पिताजी से सीखा है। पिताजी से सीखा है कि कहीं ऑपरेशन करना है, कोई है तो भाई, तो या कुछ उपचार करना है, नहीं है कुछ है, शुरू नए मालिक नए पैसा, तो जो है कुछ है, नए मालिक नए है, तब फिर इलाज से कोई आदमी वंचित नहीं होता। हमारे घर का ये डेली का रूटीन, और सबसे वीआईपी मरीज वही रहेंगे। वो तो सुबह के सबसे पहले मरीज होते होंगे। सुबह के सबसे पहले मरीज रहते हैं। फिर दिनचर्या आगे बढ़ता है, तो फिर दिनचर्या जब हम लोग आगे बढ़ाए तो इंदिरा गांधी में लोगों का, उसके बाद कितने लोगों का तांता लगा रहता है। बरबीघा से लोग आते रहते हैं कि भाई हम लोगों का इलाज करा दीजिए, हम लोगों को दिखवा दीजिए। उन लोगों के लिए अब क्या, बरबीघा क्या, बिहार के हर कोने से लोग आते हैं। इंदिरा गांधी तो इतनी बड़ी संस्था, तो वहां से सब लोगों को दिखा के, फिर रात में लोगों का कोई समस्या हो जाए, कहीं कुछ कारण हो जाए, और बरबीघा तो मुझे लगता है कि हफ्ता में अब 4-4 दिन जाना पड़ जाता है, या कहीं कहीं तो रात रुकनी पड़ जाती है वहाँ पे। अच्छा, सवाल ये है कि आपने बताया कि किस तरीके से आप व्यस्त हैं और आपका विजन क्या है, तो कभी पत्नी और बच्चों को तो वक्त देते ही होंगे और बिहार से बाहर भी निकलते होंगे, तो ऐसे में उस वक्त डॉक्टर ऋषभ क्या करते हैं? क्योंकि लोग तो फोन घनघनाते होंगे। मैं पिछले कुछ दिन पहले जब मैं फैमिली के साथ में घूमने गया, तो बीवी का कंप्लेन की, भाई यहाँ तो कम से कम छोड़ दो। अच्छा। पर सच्चाई है कि मुझसे रहा नहीं जाता। मैं आज भी 100% फोन इंटरटेन करता हूँ। फोन इंटरटेन करके लोगों को उचित इलाज देता हूँ। लोगों की अगर जरूरत रही कहीं भी इलाज कराने के लिए, जैसे मैं अभी कुछ समय नहीं था, तो मैं ध्यान जरूर दे रहा था कि मैं या उन्हें अपने पिताजी से, या फिर कहीं कोई इंदिरा गांधी में कोई अगर मरीज को दिखाने की जरूरत पड़े तो उनका मैं उपचार जरूर करवा दे रहा था। और ये कारवां चलता चला जा रहा है। मतलब कि लोगों की सेवा में जो दिल खुश होता है, जो अच्छा लगता है ना, वो मैं करता ही रहूंगा। आप जितना सक्रिय हैं और जितना एक्टिव हैं और जितना सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे में चुनावी क्योंकि रन है और इसी वर्ष चुनाव होना है, तो कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने तो फ़ोन घनघनाया होगा, वो इलाज के लिए नहीं, साथ आने के लिए। देखिए, अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो इलेक्शन में। जी हाँ, हमारी बातचीत तो बहुत लोगों ने फ़ोन गनगनाया, लोगों तो आते रहते हैं, पर एक उचित समय पे आकर इसका बयां करेंगे कि कहाँ हमारा जाना उचित रहेगा। बाकी अभी तो मेरे लिए जनता मालिक है और मैं जनता के लिए रहूंगा, और जहां जनता चाहेगी मैं उनके लिए खड़ा हूं। मैं एक इंटरव्यू आपका देख रहा था, उस इंटरव्यू में आपने कहा कि कई ऑफर मिल रहे हैं और आप जब फ़ोन आता है तो आप जवाब देते हैं कि मैं साथ आपके आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसका जवाब बरबीघा की जनता ही दे पाएगी, तो आप एक बार उनसे बात करें। तो मतलब आप खुद ही डिसीजन नहीं ले रहे, आप जनता की ओर मोड़ दे रहे।
मतलब किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाना है, निर्दलीय ताल ठोकेंगे? देखिए, ताल तो मैं ठोक दिया हूँ। ताल ठोक चुके? ताल तो मैं ठोक दिया हूँ कि मैं इस बार इलेक्शन तो मैं निश्चित लड़ूंगा। अच्छा। पर हाँ, पहला प्रयास तो जरूर है कि पार्टी, तो पार्टी के लिए अभी काफी समय है। और अभी जनता से जो हम लोग एक चर्चा विषय जो हमारा जनता से लोग से हम लोग मिलेंगे, जिधर उन लोग का रहेगा कि अगर आप इधर लड़ जाएं तो मैं उनके लिए उन्हीं की बात सुनकर उधर करूंगा, पर लड़ना तो मेरा तय है। कभी पिताजी से किसी कार्य को लेकर फटकार? पिता, देखिए मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा हूँ। अच्छा। नॉर्मली पिताजी हमारे बहुत सबमिसिव हैं, जैसे लोग जानते हैं कि कभी तो डांटते नहीं है, पर हाँ कभी गलत कभी काम किया ही नहीं। मतलब सच्चे दिल से बोलूं तो बच्चों में छोटे मोटे शरारते, चॉकलेट ले लेना या वो ले लेना, पिताजी का तो ये शौक था कि बेटा आइसक्रीम मांगेंगे तो बेटा आइसक्रीम का ब्रेक ले आते थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जीवन में मुझे नहीं मिला बेटा, मेरा पहला प्रयास रहता है कि बेटा जो मैंने कठिनाई झेली है वो तुम्हें ना झेलना पड़े। पर हाँ ये स्थिति है कि पापा ने कभी डांटा नहीं। मेरी माँ स्ट्रिक्ट थी, मतलब स्ट्रिक्ट हैं। माँ से हम लोगों को डर लगता है। डर लगता है? बिल्कुल। माँ, जैसे एक घर में नॉर्मली देखिएगा ना, जैसे मैं भी अपने बच्चों के लिए, मैं भी अपने पापा का एक फोटोकॉपी हूँ। मेरे बच्चे मुझसे कभी नहीं डरते। मैं आता हूँ, चढ़ जाते हैं, पापा डांट भी देते हैं, पर मेरी बीवी अगर उन्हें एक बार देख दे तुरंत बच्चे मेरे सीधे हो जाते हैं। अच्छा, आप भूमिहार समाज से आते हैं और ऐसे में आपने ताल ठोका है, बरबीघा सीट को लेकर आप करें, बरबीघा परिवार है, तो क्या एक खास वर्ग ही आपके साथ है या फिर अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो उन्होंने भी हाथ उठाकर समर्थन किया है कि डॉक्टर ऋषभ जी आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं? आप मेरे साथ बरबीघा चल के देखिए, मैं भले ही भूमिहार समुदाय से मैं आता हूँ, पर मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बेचारा एक जो फल बेचने वाला से लेके सब्जी बेचने वाले से लेके एक सुखी संपन्न घर वालों के लिए मेरा प्रयास है मैं सबसे जुड़ूं और सबके साथ रहूं। और मेरे साथ सब लोग हैं, कोई ये नहीं कि सिर्फ एक समाज का हित साथ है, मेरे साथ सब लोग हैं। मेरे साथ मुस्लिम हैं, मेरे साथ सारे समीकरण, सारे लोग हैं मेरे साथ। और इसी पे मैं ताल ठोक रहा हूँ कि मेरे साथ जब जनता है, जो जनता जिसके साथ है, उसके लिए उसको किसी की जरूरत नहीं। मैं बरबीघा गया था, आपके घर पर भी पहुंचा था। आपका घर बहुत पुराना टूटा फूटा सा, और पहले जिस तरीके से खपड़े का मकान हुआ करता था, अब तो पैसा हो गया, फिर बनवा नहीं रहे। देखिए पुरानी शहर में जो और आज भी पता चलता है कि आप उसी घर में जाते हैं, अगर बरबीघा तो उसी घर में रहते हैं। देखिए वो मैं पुरानी शहर में, वो मेरा घर है, वो हमारे उसमें बाबा की, हमारे जो दादाजी हैं उनकी कुछ यादगारी हैं हमें उसे। अच्छा। और वो इतना प्यारा वहाँ पे माहौल रहता है, लोगों का प्यार ऐसा मिला है, तो कभी उसे बनाने की तो नहीं, पर हाँ एक समय आएगा तो जरूर उसे बनाएंगे। पर अभी है कि वो उससे एक अटैचमेंट है हमें, जो पुराने से जो अटैचमेंट होता है ना, तो उसे तोड़ के नया नहीं बनाया जाता, उसे उसी को उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। और वो आते हैं, वो रूम जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे चचा जी या चाची जी, हमारे जो लोग से मिलता हो ना, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। हमारे बड़े भाई जो वहीं वकील हैं, वो शाम के वक्त बैठते हैं और वहाँ पे बड़ी पंगत बैठती है, वहाँ पे वो सब लोगों को केस मुकदमा के लिए करते हैं, या ठंड के समय सब लोग वहाँ बैठ के आग तापते हैं। तो वो सब का जो फीलिंग है ना, वो क्या मैं बताऊं। जब वो बैठ का लगता होगा, देर शाम आपने जो जिक्र किया कि बड़े भाई हमारे गोपाल जी। हाँ, तो फोन भी बजता होगा, क्योंकि भाई हैं तो भाई पैरवी के लिए कि एक बार देख लिया जाता, क्योंकि भीड़ तो बहुत होती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ बहुत होती है, लोग आते हैं। और लोग देखिए, हमारा परिवार, हमारे बड़े भाई गोपाल भैया हमारे जो हैं बरबीघा में, या जो हमारे यहाँ भी लोग हैं, जो सब लोग, हम लोग मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत कुछ तो वो खुद ही अपने में कर लेते हैं, पर बाकी है कि हमारे पिताजी और हम लोग, फोन बजता है और हमारा ये ध्यान रहता है कि मैं लोगों को जो हमसे बन पड़े मैं जरूर करूँ। आप डॉक्टर हैं पेशे से, ऐसे में बिहार की वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था रहा है। आप अपने नज़रिए से, एक डॉक्टर के नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार का स्वास्थ्य सेवा अभी के सिनेरियो में देखें तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि पीएमसीएच आज के डेट में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन के तैयार हो चुका है। इंदिरा गांधी और एम्स जो हमारा जो दो बड़े संस्थाएं हैं, इतनी बड़े संस्थाएं कि वहां पे अब हमें कोई इलाज के लिए कोई रेफर, कोई भी रीनल ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट जैसे जो कभी हमें लगता था कि अरे ये क्या चीज़ है, अब वो हमारे इंदिरा गांधी और एम्स जैसे संस्था में वहाँ हो रहा है। डॉक्टर की टीम, इतने बड़े बड़े डॉक्टर की टीम हर जगह उपलब्ध है। पर थोड़ा सा ये है कि पेरिफेरी, रूरल थोड़ा एरिया जाते हैं, जैसे शहर, बड़े शहरों से थोड़ा दूर,
तो थोड़ा वहाँ बेसिक कुछ कमी ज़रूर है। जैसे वहाँ डॉक्टरों की कमी आती है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की कमी आती है। उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ ना, मैं तो फिर लोगों के लिए तो वो चीज़ है जो करना, जो आवश्यकता है, जो रात में जो सेवाएं देनी है, जो रूरल में एरिया, शहर में बहुत काम हो चुका है, शहर बहुत अच्छा बन चुका है, अस्पताल में जाके इलाज संबंधित जो दवाइयाँ भी मुहैया कराएं, ये सब कुछ हो रहा है। पर रूरल में आज के डेट में फोकस करना है हमें रूरल के लिए, तो उसमें थोड़ी कमी है जो आगे उम्मीद करते हैं कि उसमें वो कुछ काम हो। आपको लगता है कि आपने ताल तो ठोक ही दिया है, आपने कहा कि आगे फिर सोचा जाएगा, जब कारवां आगे बढ़ेगा, पार्टी को लेकर विचार किया जाएगा, जनता जनार्दन मालिक है, कई बातें आपने कह दी। आपको लगता है कि एकला चलो राजनीति में सफल हो सकता है? एकला चलो राजनीति में सफलता की तो मुझे लगता है कि एकला चलो नहीं, एकला चलो आपके साथ, जब आपके साथ लोग जुड़ जाएं तब एकला चलो भी सफलता हासिल हो सकता है। एकला चलो ये नहीं कि सिर्फ आपको पार्टी की जरूरत है, आपको तब जरूरत है जनता की। अगर आप जनता आपके साथ है ना, तो एकला चलो में भी सफलता मिल सकती है। पर हाँ, प्रयास तो पहला यही रहेगा कि कोई पार्टी के लड़ूं, क्योंकि उसमें यह रहेगा कि लोगों का पहले से जुड़ाव है और मेरे साथ भी अच्छी खासी संख्या लोग जुड़ चुकी हैं। तो हम लोग रहेंगे कि लोगों को हम लोग जो हमसे बन पड़े सबसे आज भी मुहैया कराते हैं, आगे भी जो बन पड़े, कोई अगर संवैधानिक पोस्ट में जाए तो मैं हर घर हर लोगों के पास जा पाऊंगा। एक डॉक्टर होने के नाते आप कह रहे थे कि रात में भी लोगों के उपचार के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है, कभी डर नहीं लगा? अब तो वैसा डर तो नहीं लगता है। डर किस बात का? डर तो नहीं है, पर हाँ रात में लौटता हूँ, लोगों का प्यार है। अब तो ऐसा लगता है कि जब मैं क्रॉस करता हूँ गली गली यार, पैदल चल जाता हूँ, अब तो हर घर बेटा की तरह, आओ बेटा चाय पी लो, आओ बेटा रहो, तो डरना क्या किस बात? किस गाड़ी से घूमते हैं? फॉर्च्यूनर होगा? नहीं नहीं, मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, मैं फॉर्च्यूनर लेके नहीं घूमता हूँ। मैंने बोला ना, मैं कोई सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं किया, मैं एक संघर्षशील हूँ। हमारे पिताजी ने भी संघर्ष किया है और मैं भी संघर्ष करूंगा। कभी माता पिता ने कहा कि भाई क्या बेटा तुम तो डॉक्टर बन गए, अच्छा खासा कमा लेते हो, लोगों का समाज सेवा कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, ये राजनीति का कीड़ा कब से दिमाग में चलने लगा? शुरुआत में लोगों ने जरूर ये बात कही थी कि क्यों राजनेता, कि तुम तो इतना अच्छा सेटल्ड हो एकदम, बिल्कुल कि आईजीएमएस में तुम्हारी परमानेंट नौकरी है, तुम अच्छा कमा ले रहे हो, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुमको तो कोई चीज की कमी है ही नहीं, तुम तो क्या क्या करोगे जाके राजनेता में जाके? लोगों का जैसा सोच विचार होता है कि नेता बन के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मेरा कोई विचार नहीं है। मैं जनता से जुड़ना चाहता हूँ, जनता से मैं पास आना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। अभी जो कर पाया है वो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने भले ही 3 से 4 हजार लोगों का मोतियाबिंद करा दिया, मैंने लाख मरीज हड्डी का मुफ्त सेवाएं दिया, मैंने कैंसर का कम से कम 10 ऑपरेशन आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में कराया, मैंने अथा काम कराया। मैंने मोतियाबिंद से लेकर मैंने मेडिसिन का जो 1 लाख से ऊपर मरीजों को मैंने फ्री में दवाइयां कराई भैया। पर ये मेरा बेस्ट नहीं है। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। बेस्ट कहने का मतलब कि मैं सबसे अच्छा कर पाऊंगा जब मैं कुछ एक मेरा कोई दायरा नहीं हो कि मतलब मैं जो करना चाहूं मैं कर पाऊं। उसके लिए मैं एक राजनेता या कुछ संवैधानिक पोस्ट होल्ड करना चाहता हूं। ससुराल वाले क्या कहकर पुकारते हैं, डॉक्टर साहब या फिर विधायक जी? नहीं, ससुराल तो दामाद जी, तो उन लोगों का तो फेमस है दामाद जी, और गंगा पार तो दामाद जी को बड़ी इज्जत मिलती है, ये तो मैंने देखा है। मेरा गंगा पार मुजफ्फरपुर मेरा ससुराल हुआ और इतना प्रेम प्यार मिलता है कि दामाद जी अंगना में पधारी, यही लाइन रहता है लोगों का। कितना पधार पाते हैं? दिक्कत यही है कि दामाद जी अंगना में पधार तो नहीं पाते हैं, पर वो लोग इतने प्यार, इतने सपोर्टिव हैं। वो लोग भी काफी मतलब कि लोगों से सेवा में जुड़े हुए हैं। उन लोगों का भी प्यार मिला। जैसे हमारे जो वाइफ के जो नाना हुए राम कुमार जी, एक्स एमएलसी रहे, जो डॉक्टर विनायक गौतम। अच्छा, ससुर जी एमएलसी रहे हैं? एक्स एमएलसी वो रहे, लगातार 3 टेन्योर रहे हैं और वो भी लोगों की सेवा करते आए हैं। तो उन लोगों का भी प्यार हमेशा मिला है और गाइडेंस, जैसे कि हमारा परिवार तो राजनेता परिवार नहीं है, डॉक्टर परिवार है, पर एक गाइडेंस उन लोग की तरफ से जरूर मिलता है मुझे। ससुर जी का हाथ रहा ये जो राजनीतिक कीड़ा और चुनाव लड़ने का लेकर जो मंशा है कि चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में आना चाहिए, तो ससुर जी का भी हाथ है? जी बिल्कुल, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी गाइडेंस दिया। उनका भी गाइडेंस बहुत जरूरत पड़ता है। कभी कभी गाइडेंस देते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। मेरी वाइफ भी उस परिवार से आती है, इसलिए कभी उसने निगेटिव किया नहीं। उसने भी मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम हैं आपके साथ, आप आगे बढ़िए। कभी हमारी
ज़रूरत पड़े तो हम आपके पीछे हमेशा रहेंगे, ढाल बन के खड़ा रहेंगे। कभी आलोचना हुआ जब आपने सोचा कि नहीं राजनीति में तो आना ही है और चुनाव तो लड़ना ही है, तो कभी ऐसा आलोचना हुआ डॉक्टर ऋषभ जी आपके साथ कि परिवार के लोग, चाहे ससुराल वाले हों या घर के लोग हों, वो काफ़ी अगेंस्ट हो गए हों एक समय पर और कहा हो कि ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है? देखिए, आलोचना तो परिवार के अभी तो की है कि मैं इतना अच्छा काम करने के बाद में, जब मैं डॉक्टर था ना, हुँ, तो जो मेरी आज आलोचना कर रहे थे ना, हुँ, सब जय जयकार करते थे कि कोई अच्छा। सपोर्टिव थे कि तुम हुँ, जो काम कर रहे हो, वो हुँ, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, सब साथ में साथ खड़े थे। हुँ, हुँ, जब लोगों ने जाना कि मैं राजनेता बनने की इच्छा रखता हूँ, हुँ, तो उसी काम में लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। हुँ, कैंप में लोगों ने आलोचनाएं निकालने लग गए, मेरे अनेक अनेक प्रकार में आलोचना निकालने लग गए। हुँ, पर जिन्होंने जितनी आलोचना निकाली है उतने मुझे दृढ़ शक्ति मिल रहा है और उसी हुँ, से मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है कि हुँ, आप आलोचनाएं निकाले, मैं और काम करके दिखाऊंगा। आप जितने हुँ, करेंगे मैं उससे 10 कदम और करके हुँ। दिखाऊंगा। हुँ। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों को देखा जाता है। ऐसे में बरबीघा और जहाँ एक नारे गूंज रहे हो कि बरबीघा का बेटा ही बरबीघा का नेता बनेगा, उन समीकरणों को क्या आप एकजुट कर पाएँगे? क्योंकि तमाम वर्ग, जाति समूह के लोग एक साथ आएँगे तभी तो डॉक्टर ऋषभ विधायक बन पाएँगे। देखिए, बरबीघा के लोग पहले से बहुत परेशान हैं। मतलब जो कहने का, जो हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते, कि पर जो पहले से लोग हैं हुँ, उनसे खुश नहीं। हुँ, और लोगों को, मतलब कि लोग को मिलना तक दुश्वार हो जाता है, लोग भेंट नहीं कर पाते हैं, लोग मिल नहीं हुँ, पाते हैं। हुँ, पर मेरा भी यही है कि मैं लोगों से हर घर हर द्वार मेरा है कि आपके बेटा आपके द्वार मैं एक हुँ, शुरू करने वाला हूँ। हुँ, मैं लोगों के पास जाऊँगा, मैं हर घर जाऊँगा, उनकी दिक्कतें सुनूँगा हुँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो उनकी दिक्कतें मैं हल करने का प्रयास करूँगा। वक़्त निकाल पाएँगे इतना हर घर जाने का? प्रयास तो कर रहा हूँ, हुँ, बाकी ऊपर वाला भगवान जानता है कि भगवान की शक्ति मिलेगी तो कोई चीज़, कोई ये नहीं है कि कोई कर नहीं पाऊँगा, हुँ। निश्चित कर पाऊँगा, यकीन है। गरीबों के मसीहा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, गरीबों की मसीहा बनना चाहता हूँ। हुँ, पिताजी गरीब के मसीहा हैं। हुँ, अगर मैं उनका 10% भी कर पाऊँ ना, तो हुँ। मुझे जीवन में मुझे लगता है कि मैं सब कुछ हासिल कर जब पाऊँगा। कभी खाली वक़्त में पिताजी के साथ बैठते हैं, क्या बातें होती हैं? राजनीति से जुड़ी हुई या फिर देखिए, सामाजिक बातें? पिताजी कभी राजनीतिक उतना करते नहीं है, मतलब राजनीति से बात उनकी ज़्यादा, उनकी इंटरेस्ट हुँ, समाज के लोगों के लिए है। हुँ, बेटा बोलते हैं कि देखो बेटा, वहाँ पे जा रहे हो तो उसको थोड़ा देख लेना, हुँ, उसको वहाँ पे, अरे वो गाँव तो मेरा परिवार है वहाँ, हुँ, उसको अगर जाते हो तो उसको ये मदद कर देना। हुँ, अगर वहाँ, अरे वहाँ वहाँ से फ़ोन आया था बाबू, वहाँ पे वो कैंप ज़रूर करा देना, ये गाँव बच गया है, इसको भी थोड़ा कैंप करके वहाँ पे। अच्छा, पिताजी की भी वही चिंता? पिताजी की भी वही चिंता है कि देखो यार, वो गाँव बच गया है, अगली बार उसमें वहाँ कैंप ज़रूर करा देना, कि हुँ, लोग बोलते हैं वहाँ भी मेरा परिवार है, हुँ, उनके लिए भी ज़रूर कर दो बाबू। हुँ, तो बेटा हूँ और परिवार है, पिताजी में और हम लोग में एक अलग सा अटैचमेंट, हुँ, अफेक्शन है। मतलब गार्जियन एक जो होता है ना, एक आइडियल गार्जियन, जो एक, हुँ, जो दिल को तृप्ति में, मतलब मेरी आँखों से आप रीड कर पा रहे होंगे कि जो पापा से जो प्रेम और प्यार हुँ, मिला, माँ ने भी सपोर्ट किया हुँ, और भाई ने भी सपोर्ट किया, भाभी ने भी सपोर्ट किया। जो एक परिवार एक जो होता है ना, वो परिवार एक हमारे लिए एक मुट्ठी बंधकर हम लोग एक साथ हैं। हुँ, और उसी से एक जो जोश और ऊर्जा मिलती है ना, मैं हुँ। लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। शादी से पहले डॉक्टर बने या फिर शादी के बाद? नहीं, डॉक्टर तो मैं शादी से पहले बन गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था। पोस्ट हुँ, ग्रेजुएशन मैंने हड्डी का मतलब पढ़ाई कर रहा था। हाँ। तब मेरी शादी हुई सेकंड ईयर में। लव मैरिज? नहीं, नहीं, लव मैरिज नहीं, पर हाँ, शादी के बाद बहुत सारा ढेर सारा प्यार हो गया। हाँ। तो अरेंज हाँ। मैरिज था और शादी हुई, हुँ, फिर हम लोग, फिर दोनों मियाँ-बीवी फिर कुछ दिन साथ में हम लोग बाहर पढ़ने गए। बाहर हम लोगों ने, मैं हुँ, जैसे एम्स दिल्ली में फेलोशिप करने चला गया, वाइफ ने भी एम्स दिल्ली से फेलोशिप किया। हुँ, फिर हम लोग एक समय बिताकर, फिर हम लोग सब जहाँ सब लोग शिक्षा ग्रहण कर फिर वापस हम लोग बिहार अपने लौटे हुँ। कि अच्छा-अच्छा काम सीख कर आएँ और बिहार में लोगों की सेवाएँ करें। मतलब अक्सर देखा जाता है कि लव से लोग अरेंज करते हैं, आपने अरेंज से लव कर लिया है। बिल्कुल, मैंने अरेंज से लव कर लिया। काफ़ी हुँ, हमारे घर में था कि हुँ, नहीं बेटा, लव मैरिज के थोड़े से लोग थे, पर अब तो बहुत कॉमन हो चुका हुँ। है। पर वही हम लोगों ने, मैंने अरेंज मैरिज किया और बीवी फैमिली दोनों हम लोग मिले, तो उसके बाद हम लोग आज प्यार है, तो कहीं। अच्छा, अब तो शादी हो गई है, अब प्यार भी बहुत है आप लोगों में। जी। आप कैमरे के सामने बताएँगे कि जब आप स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में तो गर्लफ्रेंड रही होगी? अरे! गुड लुकिंग स्मार्ट हैं। देखिए, गुड लुकिंग स्मार्ट है, पर
मैं काफी जीवन बहुत सीधा बन के बिताया हूँ मैं। नहीं, आज सच बोल सकते हैं, शादी हो चुकी है। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ। जीवन में एक बहुत सीधा बन के रहने की एक इच्छा रहती है। स्मार्ट तो पता नहीं, पर हाँ बहुत सीधा, मतलब कि। और पता है, मैं स्कूल मेरा इंदौर में हुआ, तो बिहारी लोग हमेशा बहुत सीधे माने जाते थे। जो भी मेरे फ्रेंड्स, हम लोग जो थे डेली कॉलेज इंदौर में, जब हमने पढ़ाई की, तो हम लोग में सबसे सीधा मैं था। तो सुना है सीधे लोगों को बहुत जल्द प्यार हो जाता है, सही सही बात है? जी, हुआ ना जल्द प्यार। शादी के बाद में मुझे प्यार हुआ। हाँ। और ऐसा प्यार हुआ कि अब सोचता हूँ जन्म जन्मांतर 7 जन्म अब साथ नहीं छोड़ने वाले अब उनका। कभी सामने से प्रपोज? नहीं, मैं इतना मॉडर्न तो नहीं बन पाया, पर हाँ मानता जरूर हूँ और चाहता जरूर हूँ। कभी लव लेटर हाथ लगा? लव लेटर क्या लगेगा? लव लेटर तो क्या लगना है। बाकी मेडिकल साइंस में तो आज के डेट में ये बहुत कॉमनली देखा गया है, तो एक साथ रहते हैं। पर हाँ, ऐसा कभी लोग अटैचमेंट, मेरा भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। सीरियस अटैचमेंट जो होते हैं, जिसमें मतलब कि मैं कमिटमेंट और अटैचमेंट, मुझे शादी के बाद ही हुआ। आपको लगता है कि आप थोड़ा राजनीति की ओर आते हैं, आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए? क्योंकि आप खुद भी युवा हैं, आप राजनीति में आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जो बिहार का नेतृत्व है वो कोई युवा करे? बिल्कुल, और ये मेरा मानना है कि युवाओं को ही करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को करने के लिए बहुत कुछ है। उनमें जो दृढ़ निश्चय रहता है, क्योंकि उन्हें कुछ कर दिखाना है। गार्जियंस जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, पर उनमें ये मोटिवेशन नहीं रहेगा कि मुझे कर दिखाना है और मुझे कुछ पाना है। यही दृढ़ निश्चय से मुझ में भी है कि अगर मैं कुछ कर दिखाऊंगा तो ही मैं फिर कुछ आगे बन पाऊंगा। तो मेरे पास अभी करने की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा इतनी है कि पहाड़ चढ़ने बोलेंगे, वो करने बोलेंगे, कुछ करना जो चाहत है, मतलब कि कुछ अच्छा बनाना चाहेंगे, तो ये युवा ही कर सकते हैं। अच्छा, रोजगार का ढोल खूब पीटा जाता है, चुनावी वक्त में खास तौर पर खूब पीटा जाता है। रोजगार नौकरी, रोजगार नौकरी। आपको लगता है कि रोजगार नौकरी यह मुद्दा जो है इस बार भी चुनावी अखाड़े में देखने के लिए मिलेगा, और रोजगार नौकरी की बातें करके बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये सच्चाई है कि रोजगार नौकरी ही एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। आज की स्थिति में जो भी लोग हैं, अगर हमारे जितने भी चचेरे भाई हैं, सही, या कोई भी गार्जियन के, सबके फैमिली में कोई ना कोई होंगे कि बाहर सेटल्ड हैं। कोई भिलाई काम कर रहे हैं, तो कोई दिल्ली काम कर रहे हैं, तो कोई मुंबई काम कर रहे हैं। तो रोजगार सिर्फ ये बिहार में कमी है, कोई खुशी से बाहर नहीं जाता। मेरा मानना है कि खुशी से बाहर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा परिवार है बैंगलोर सेटल्ड है, पर वो कोई खुशी से ये नहीं है कि बैंगलोर में ज्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है, बैंगलोर में ज्यादा डिफिकल्टी है सेटलमेंट, लैंग्वेज का दिक्कत है साउथ में। तो वो सब करने के बाद भी है, तो रोजगार एक हमेशा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहना ही है। और लोग का प्रयास रहना चाहिए। अभी की स्थिति में है कि बहुत ज्यादा रोजगार जनरेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसी पे देखते हैं आजकल डोमिसाइल मुद्दा भी उठ रहा है। कारण है कि इतनी रोजगार अवेलेबिलिटी बिहार में हो पा रही है, तो लोग को लग रहा है कि डोमिसाइल, यहीं के डोमिसाइल में मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो रोजगार हमारे स्वास्थ्य में हो रहा है। स्वास्थ्य में इतने हाई संख्या में एसएमओ, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, जीएमओ, जनरल मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी आया है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसी कारण अब लोग बिहार सेटल कर रहे हैं। डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए? डोमिसाइल कहें तो, पर यही दिक्कत है कि डोमिसाइल अगर वो बाहर जाएंगे ना, तो बाहर वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अगर हम लोग डोमिसाइल, जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र, पंजाब, ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे अगर वहां भी डोमिसाइल लागू होगा, तो आगे जाके वहां पे दिक्कत होगा। मेरा कहना है कि डोमिसाइल लागू के लिए मैं अभी नहीं कहना चाहता कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। गाँव को आपने गोद लिया है, जो सुनने में बातें आई है, इसलिए मैं कंफर्म होना चाह रहा हूँ कि 39 वर्ष आपका उम्र है, अगर मैं गलत ना हूँ। आपने बरबीघा में कई गाँव को गोद लिया है, क्या ये सत्य है या असत्य है? मैं क्या गांव को गोद लूंगा, बरबीघा ने मुझे गोद ले लिया है। अच्छा। बिल्कुल, बरबीघा ने मुझे गोद ले लिया है, और मैं बरबीघा के लिए तहे दिल से मैं काम कर रहा हूँ, करते आऊंगा और आगे भी करूंगा। नल जल बिजली की बात होती है बरबीघा में, आप तो गांव घूमे होंगे, और अब तो आप घर घर घूमने की बात कर रहे हैं जी। तो नल जल बिजली क्या बरबीघा के हर गांव पहुंच चुका है? सड़क, पानी, बिजली? सड़क तो जरूर है, सड़क तो अभी काफी अच्छी स्थिति है, पर हाँ कुछ कुछ गांव जो इंटीरियर है, जैसे शेखोपुर और उधर कहीं इंटीरियर में मैंने देखा कि स्थिति अभी नहीं ठीक है। तो अभी और सुधार होने की आवश्यकता है। नल जल जो बिजली की जो बात हो रही है, अभी हर घर में नहीं पहुंचा है, पर हाँ अधिक से अधिक जो बड़े गांव, जो शहर से बरबीघा के पास जो गांव हैं, वहां पे जरूर उपलब्ध है। तो ये सब में काम करने की भी आवश्यकता है, और अभी और भी आगे इसमें काम होना चाहिए। आपने कहा कि लगभग 3 से 4 हजार लोगों का आपने मुफ्त में उपचार किया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या अन्य बीमारियों से जो ग्रसित रहते हैं।
क्या ये आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ते रहेगा? और अगर चुनाव में आप आगे आते हैं तो फिर तो ये जो आप मिशन लेके चल रहे हैं ये तो फिर थमेगा। ये मिशन ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। अगर मैं कहीं व्यस्त होता हूँ तो मैं ये जरूर ये ध्यान देता हूँ कि मेरी बाकी टीम ये काम करते रहे। जैसे अगला फिर मेरा प्लान है कि मेहुस में, जैसे आज के दिन जो मैंने बताया कि मैं अभी पहला यहाँ से निकलूंगा, उसी तरह से हम लोग अलग अलग गाँवों को हम लोग धीरे 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 हर गाँव को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जब मैं बरबीघा में मैं सफल होगा तो मेरा अगला प्रयास है कि बिहार के हर कोने में जाकर करूँ। ये बिहार, ये मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल इलाज हो सकता है और दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि दिया जा सकता है। और अब सिर्फ मोतियाबिंद ही नहीं, अब अगला मेरा प्रयास है आयुष्मान के अंतर्गत जो घुटना बदलने वाला जो बहुत महंगा ऑपरेशन है, मेरा प्रयास रहता है कि उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से और आयुष्मान के अंतर्गत उन लोगों का ऑपरेशन कराऊं। तो मेरे इसी प्रयास से, मेरे जो मेहनत से, मैंने 8 से 10 लोगों को अभी तक मैंने अभी घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण में करा चुका हूँ, जिनके लिए कई लाखों खर्चा करना पड़ जाता है। तो यही प्रयास ये जारी रहेगा और स्वास्थ्य क्रांति तो मैं ला के रहूंगा। बिहार के ही डॉक्टर आपके इस मुहिम में शामिल हैं या फिर बिहार के बाहर दूसरे स्टेट से भी आप डॉक्टरों को बुलाते हैं, अपने इस मुहिम का हिस्सा बनाते हैं और लोगों का उपचार करवाते हैं? देखिए, ज्यादातर तो बिहार के ही लोग रहते हैं, पर बाहर के लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कैंप के इंटरेस्ट लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं। कभी जैसे दवाई मुहैया कराना पड़े तो दवाई मुहैया कराने में मदद करते हैं। कभी कभी पीजीआई चंडीगढ़ की कोई टीम आ जाती है, कैंसर की मदद करने के लिए आ जाती है, या कोई उपकरण हो, जैसे विटामिन डी के लिए बीएमडी का जांच था, या नस का कोई उपकरण हो, तो इसके लिए भी दवाई कंपनियां, स्पेशली बाहर की जो कंपनियां आती हैं, वो स्पेशली समय देती है और सब लोगों का जांच, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़, यूरिक एसिड, ब्लड शुगर, सब लोगों का कराने का प्रयास। बरबीघा के विधायक ने कितना काम किया? बरबीघा के विधायक ने, कहना चाहूं तो करना बहुत कुछ चाहिए था, पर जितना उन्होंने किया वो जितना होना चाहिए तो उतना नहीं काम हो सका है। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि काम करें, युवा वो भी हैं, अच्छा काम करते हैं, पर काम करने की और अधिक जरूरत है। जैसे बहुत कुछ हो सकता था अस्पताल को लेकर, रेफरल हॉस्पिटल। आपने कहा अच्छा काम करते हैं, तो क्या 5 साल का वक्त लंबा वक्त होता है, तो क्या दिली चाहत नहीं रही या फिर वक्त ये कम पड़ गया? 5 साल नहीं सर, 10 साल हमारे हैं, जो 10 साल से लगातार वो रहे, वो अभी क्षेत्र में है। तो 10 साल में जो कार्यकलाप बदलना चाहिए था वो कार्यकलाप हुआ नहीं। जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है या बाकी गांव में काम हो रहा है, वैसा काम नहीं है। अभी भी जो स्थिति है वैसी की वैसी बनी पड़ी है। तो इसी कारण लोग अगर चाहते हैं कि मैं उन लोगों का बात उन लोगों के लिए आगे आऊं और उन लोगों की आवाज़ में आगे बनूं, और आज मैं उन्हीं की आवाज़ बनने आया हूं। जब दूसरे स्टेट आप जाते हैं और डॉक्टरों के बीच होते हैं, अपने सहपाठियों के बीच होते हैं, बिहार को लेकर क्या बातें होती हैं? शुरुआत में जब मैं स्कूल में गया था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो बिहार को लेके थोड़ी तो थी कि देखो बिहारी है, बिहारी है, क्योंकि मैं तो जिंदगी मेरी सारी पढ़ाई तो बाहर ही हुई थी, तो बिहारी है। पर आज के डेट में भी बिहार के लोग, जैसे हमारे कितने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं कि बिहार को भी एक सम्मान की जगह देखा जाता है। मैं खुद हड्डी नस रोग विशेषज्ञ हूँ। जब मैं जाता हूँ मुंबई या कहीं जाता हूँ तो बिहार को पहले बहुत पिछड़े नज़र से देखा जाता था, अरे बिहार में तो कोई इलाज नहीं होता। पर आज ये दिन है कि बिहार किसी चीज़ में पीछा नहीं है, बिहार हर चीज़ में आगे है और बिहार हर चीज़ में आगे रहेगा। और ये इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि बिहार अपना और आगे बढ़े। और बाकी, और आइडियली मैं बताऊँ, मुंबई दिल्ली में सबसे बड़े डॉक्टर बिहारी हैं। अच्छा। मैं दिल्ली में अगर सबसे नामचीन, अगर बड़े बड़े अस्पताल आप चले जाइए, या मुंबई के जो बड़े बड़े नाम हॉस्पिटल आपने सुना है ना, आप जाके मिलिए, 50% हॉस्पिटल के डॉक्टर सब बिहारी हैं। अच्छा, जो बातें कही जाती है कि 2005 से पहले की जो तस्वीर है, तो 2005 से पहले की तस्वीरें और जंगल राज का जिक्र, और ख़ासतौर पर कहा जाता था कि डॉक्टरों को उठवा लिया जाता था, डॉक्टरों में बहुत डर और खौफ का माहौल था। तो कभी इस तरह की बातें आप लोगों के बीच हुई है जब आपने किसी को फ़ोन किया हो कि आप बिहार आइए, पटना आइए, बरबीघा आइए, कैंप लग रहा है, और ये तो क्या इस तरह की बातें कभी हुई? नहीं। अब बिल्कुल वैसी बातें नहीं होती हैं लोगों का। पुराना में एक गलत भावना बनी हुई थी, ऐसा उस समय भी नहीं था। पर हाँ, अब लोगों के बीच में बिहार की काफी सम्मानित स्थिति है। हाँ। लोग बिहार को, एक समय में लोग लगता था देखो ना बिहारी आ रहा है करके, एक तरीका से लोग बोलना चाह रहे थे कि कोई कुछ करके। पर आज के डेट में है कि बिहारी को एक सम्मान, देखो एक गर्व से बिहारी आ रहा है, और वो गर्व से बिहारी देखो क्या काम करके दिखा रहा है।
कितने बड़े पोस्ट में, सब बिहारी। तो यही है कि बिहारी का वो समय और ये समय में मेरे कोई मित्र सब लोग बिहार को, और बताएं सच्चे अच्छे मित्र मेरे जो जितने भी साउथ इंडिया या मेरे जो मध्य प्रदेश में जो रहा 9 साल, तो सब अच्छे मित्र बिहार को बहुत अच्छे नजर से देखते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कबीर है, जो मेरे साथ बचपन से पढ़ा, महामहिम का बेटा है, तो वो भी हम लोग जीवन हम लोग साथ बिताए हैं। तो 9 साल हम लोग साथ स्कूल में जब पढ़े तो वो भी हम लोग खूब खेले कूदे, तो वो भी था कि भाई बिहारी, देखिए आज बिहार में आके कितना खुश है, और बिहार उनको क्या तहे दिल से हम लोग उन्हें अपना देते हैं। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पैसा भी रखा होगा, खर्च तो करेंगे पैसा। मैं एक गरीब डॉक्टर हूँ, एक मेरे पिताजी गरीब का इलाज करते हैं, मेरे पास एक ही पैसा है, ये हमारी जनता है, ये हमारा धन है। अच्छा, यही मेरा धन है और इन्हीं लोग के लिए, और जब मेरे पास इनका जब प्यारा इतना सारा धन है जो मेरे पास, जो जनता का धन है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये जनता का आशीर्वाद तो है आपके साथ, आप कह रहे हैं, मगर पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। पैसे की जो जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला ना, जो जनता का जो आशीर्वाद है, तो बाकी तो हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। बाकी तो जो उचित अनुसार जो आवश्यकता है उसके लिए मेरी वाइफ भी रेडियोलॉजिस्ट है, हम लोग दोनों मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो जो रहेगा करेंगे, और बाकी तो मेरा सच्चा धन तो मेरी जनता है। अच्छा, आप पे जो बातें कही जाती है उस पर चले आते हैं। पिताजी के बनाए हुए पिच पर डॉक्टर ऋषभ कुमार बैटिंग करना चाहते हैं। पिताजी के बनाए हुए पिच पे मैं बैटिंग करता हूँ, जी करता हूँ, मानते हैं? मैं मानता हूँ, मैं बैटिंग करता हूँ। बैटिंग क्या करता हूँ भाई, गरीबों का प्यार मिला वो मैं लेता हूँ, प्यार उन लोगों का आशीर्वाद मिला वो मैं लेता हूँ, उन लोगों का सत्कार मिला वो मैं लेता हूँ। सेवा करते हैं, सेवा मैं वो करते हैं वो करता हूँ। तो क्या मैं उनके पिच में भाई उनके मैं 1% भी, मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर मैं उनका एक अंश भी हूँ तो बस गरीबों की सेवा करने के लिए बना हूँ, और आगे भी करता हूँ और करता रहूंगा। और ये लोगों का प्यार है जो उन लोगों से मुझे जोड़ता जा रहा है। और मैं बोलता हूँ वसीम भाई आप चलिए मेरे साथ, इतना प्यार दे रहे हैं ना, इतना लोग प्यार मिलते हैं, मैं कभी उनके घर कभी इनके घर, इतना प्यार मिलता है ना कि जो घर का जो महसूस होता है वही सच्चा दिल से वो महसूस होता है। कई लोगों ने कहा होगा कि भाई चुनाव लड़ना है तो कई पार्टी का भी सजेशन आया होगा, फिर पेटी की भी बात हुई होगी। मेरी पेटी है ना, मेरी पेटी है, मेरी प्यारी जनता, मेरी अच्छा। पेटी है, मेरी पेटी है, जरूर है। हाँ। वो जहां चाहेंगे वो करेंगे। और बाकी चुनाव के सजेशंस तो लोग देते हैं, सब प्रकार के सजेशंस देते हैं, कभी उनके प्रकार सजेशन देते हैं। अभी समय है, अभी इसमें अच्छा विचार करेंगे, लोगों से विचार करेंगे, विचार करके फिर इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर आपको बरबीघा के जनता से वादा करना हो तो आप विकास को लेकर, तो सबसे पहला वादा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूं तो मेरा पहला वादा तो मेरा हमेशा स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि स्वास्थ्य की बड़ी भारी कमी है। तो जो मैंने जो गारंटी दी है कि मैं कैमरा के सामने फिर 21 दिन आपने कहा है, 21 दिन की मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बदल दूंगा स्थिति। मैं डॉक्टर को ला के मैं रख दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी आदमी इलाज के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़े, कम से कम जो छोटे मोटे इलाज है उनके लिए भी लोग बिहार शरीफ और पटना आना पड़े, ये पहला। दूसरा मेरा वादा है शिक्षा के लिए जरूर काम करूंगा। और तीसरा वादा है रोजगार के लिए जरूर काम करूंगा। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और यही 3 सबसे अहम मुद्दे हैं, और अहम मुद्दे के लिए काम होना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ थे डॉक्टर ऋषभ कुमार, बरबीघा से ताल्लुकात रखते हैं, और डॉक्टर ऋषभ कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वह बरबीघा से इस बार चुनाव लड़ेंगे। 21 दिनों के अंदर, अगर जनता आशीर्वाद देती है, 21 दिनों के अंदर बरबीघा में 3 काम करके दिखाएंगे। पहला, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है उसे ठीक करेंगे। दूसरा, शिक्षा, और तीसरा, रोजगार को लेकर यह कदम आगे बढ़ेंगे। खैर देखिए, पॉडकास्ट के माध्यम से लगातार 2025 के धुरंधरों से आपको मिलवा रही है डॉक्टर ऋषभ कुमार, जो कि इस बार बरबीघा से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।